ओके, दिस क्वेश्चन थोड़ा सा हमें अगेन इसमें डेप्थ में घुसना पड़ेगा. अगेन यू कैन सी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा आता है. अच्छा, a stone S and a foam rubber ball R are identical spheres of equal volume. ठीक है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं इक्वल वॉल्यूम के. एक रबर बॉल है, एक स्टोन है, एक पत्थर है, एक रबर है. They are released from rest at time t equals to 0 and fall vertically through the air. Both reach terminal velocity. Which graph best shows the variation with time t of the speed v of the stone and of the rubber ball? ठीक है, ओके. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि उसका शेप जो है वो ऐसा ही बनेगा. इंक्रीज करती है वेलोसिटी और फिर टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाती है. ऐसा ही कुछ कर्व होगा. इफ यू सी ऑल ऑफ द आंसर्स, सारे एस आर एन एस के ग्राफ जो है वो वैसे ही बनाए हैं. बस ये देखना है कि आर एस के ऊपर होगा या एस आर के ऊपर होगा, वॉट एवर, वो हमें देखना है बेसिकली. अच्छा, सो सबसे पहले तो ये समझो कि एक स्टोन है, एक रबर बॉल है. ठीक है, नाउ अ स्टोन इज डेफिनेटली मोर डेंस. पत्थर रबर से ज्यादा डेंस होगा. ठीक है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ हमारे पास स्टोन है, ठीक है, इफ आई हैव एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इफ आई हैव एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ रबर, ठीक है, मतलब दोनों जो है, आई एम गोइंग टू ट्राई टू ड्रॉ सेम वॉल्यूम. ठीक है, सो दिस इज द स्टोन, दिस इज द रबर. दोनों का सेम वॉल्यूम है. But which one is going to have more mass? Definitely stone. Why? Because it is more dense. Rubber से ज़्यादा dense होगा stone. So this one is going to have more mass. ठीक है? And this one is going to have less mass. So एक का mass ज़्यादा, एक का mass कम. ठीक है? Actually, जब stone का mass ज़्यादा है तो जाहिरन बात है उसका weight भी ज़्यादा होगा, because weight is mass into gravity. Mass into the force of the acceleration of free fall, m into g. ठीक है, एंड जो आपकी रबर बॉल है उसका जो वेट होगा वो कम होगा डेफिनेटली. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज द कैच. देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन फ्री फॉल, ठीक है, यानी मतलब वो एयर में गिर रहा होता है, तो होता ये है कि उसके ऊपर पहले उसका वेट एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है फिर उसके ऊपर ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है, और एक पॉइंट आता है ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, अच्छा. तो होना क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने के लिए यू शुड हैव अ ड्रैग फोर्स दैट इज इक्विवेलेंट टू द वेट. ठीक है, जब भी टर्मिनल वेलोसिटी पे आओगे, जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होंगे तभी टर्मिनल वेलोसिटी पे आओगे, राइट? ओके. ना अब ये देखो कि स्टोन का वेट है ज्यादा, ठीक है, तो उसको ड्रैग फोर्स क्या चाहिए, उसको ड्रैग फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी टर्मिनल वेलोसिटी पे आने के लिए, राइट? सो इट नीड्स टू हैव ज्यादा ड्रैग फोर्स, ज्यादा एयर रेजिस्टेंस की फोर्स टू रीच टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, एंड इसको ड्रैग फोर्स जो है वो क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, क्योंकि उसका वेट ही कम है. अच्छा, नाउ लुक एट दिस. जब एक को ड्रैग फोर्स चाहिए, एक को ड्रैग फोर्स कम चाहिए है, तो ड्रैग फोर्स क्यों बढ़ती है इन द फर्स्ट प्लेस? ड्रैग फोर्स इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन. वो मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आपकी ड्रैग फोर्स बढ़ती है. ठीक है, इन दी एंड आपको बस ये देखना है, आपको बस ये समझना है कि जब वेट ऑफ ड्रैग फोर्स इक्वल हो गए, ठीक है, एक का वेट ज्यादा था उसको एक ज्यादा ड्रैग फोर्स चाहिए थी, एक का वेट कम था तो उसको कम ड्रैग फोर्स चाहिए थी. तो नाउ यू कैन इजीली डिसाइफर कि जो ये वाला जो है जिसके ऊपर ज्यादा ड्रैग फोर्स लग रही होगी वो ट्रैवल भी हायर वेलोसिटी पे कर रहा होगा, बिकॉज वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है. सो दिस मीन्स वेलोसिटी जो इधर होगी, जो टर्मिनल वेलोसिटी इधर होगी, वो ज्यादा होगी ताकि ड्रैग फोर्स ज्यादा हो और वो एक ज्यादा वेट को कैंसिल आउट कर सके. एंड इधर जो है वो वेलोसिटी कम होगी, बिकॉज उसको इतना बड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका वेट ही इतना नहीं है. जब वेट इतना नहीं है तो ड्रैग फोर्स इतनी जरूरत नहीं है, तो एक एक सर्टेन वैल्यू पे आके पहले ही वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर लेगी. ठीक है, सो बेसिकली the rubber ball is going to have less velocity. ठीक है, the rubber ball is going to have less velocity, and if you see the rubber ball has less velocity, the stone has more velocity. Option B is the correct answer. ठीक है, I hope I made it clear. Again, if you have any confusions के if you want to understand कि ये सब कुछ क्या है, drag force, weight वगैरह इन सब का लिंक क्या है, तो there is a video on the channel. I link, मैं again बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वो, और इधर आई आइकन में भी आ जाएगी. सो डू मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट सो दैट आपको कंप्लीटली इसमें अंडरस्टैंड है, एंड देन जस्ट फॉलो अलोंग दिस एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी क्लियर विद एवरीथिंग.
ओके, दिस इज वेरी अच्छा, एक अच्छा सवाल है और ये समर 22 का है, ठीक है। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ हाई क्लिफ दैट इज नेक्स्ट टू द सी, ठीक है। द पर्सन थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द स्टोन, यानी एयर को हमने कंसीडर करना है। द स्टोन देन इवेंचुअली हिट्स द सी। Which velocity time graph best shows the motion of the stone from when it is released until it hits the sea? Okay, so basically सवाल ये है कि ये आपका क्लिफ है, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग दिस क्लिफ ऐसी, और ये आपकी जो है वो आपका ये सी लेवल है। तो दिस इज योर सी लेवल एंड दिस इज योर क्लिफ। ओके, अब क्या किया आपने, आपने जो है वो एक बॉल है, पता नहीं क्या है, स्टोन है, ठीक है। एक स्टोन है, एक स्टोन को आपने एक वर्टिकल वेलोसिटी दी है ऊपर की तरफ, राइट। आपने स्टोन को वर्टिकल वेलोसिटी दी, वो ऊपर जाएगा एंड देन इवेंचुअली रुकेगा एंड देन वापस से नीचे गिरेगा, और कहां तक गिरेगा, पूरा सी में जाके जा गिरेगा, ठीक है। सो इट्स समथिंग जो इसके साथ ये हो रहा है। एंड इधर क्या हो रहा है, इधर इसकी वेलोसिटी होगी मोमेंटरीली 0, ठीक है। एंड इधर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी और एक वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हमने देखने कि क्या ग्राफ होगा क्या नहीं होगा। अगेन देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैथ्स को कैसे समझाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस माइनस हमें एक कन्वेंशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू से राइट, सो लुकिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, राइट। So they have taken the convention like that. I am going to take the convention अभी फिलहाल as upwards, ठीक है, so that अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो तो वो भी क्लियर हो जाए, जो मैं स्मार्ट स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी जो है वो आपकी अपवर्ड्स है एज पॉजिटिव, ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव, राइट। एंड ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, राइट पॉजिटिव ओवर हियर, एंड ये वाली वेलोसिटी जो है वो आपकी नेगेटिव जाएगी क्योंकि वो ऑपोजिट टू कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो पहले आपके पास एक पॉजिटिव वेलोसिटी है और फिर बाद में एक नेगेटिव वेलोसिटी है। ये हमारी कन्वेंशन है, ये भी मैंने ली थी खुद, ठीक है। ऑपोजिट कन्वेंशन भी ले सकते हैं और वही एग्जामिनर ने ली हुई है, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि नो प्रॉब्लम, हम फिर भी उसको वर्कआउट कर सकते हैं कि हमने गलत कन्वेंशन ले ली, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखोगे, एक पॉइंट देखोगे कि वेलोसिटी क्या होनी है, वेलोसिटी होनी है 0 एट अ पॉइंट, ठीक है। बीच में भी, तकरीबन बीच में कहीं ना कहीं इट शुड बिकम 0, ठीक है। अच्छा, इफ यू लुक एट सी, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम पे थी और फिर इधर इधर जाके वो 0 हो जाती है, मतलब सी में जब गिरती है जाके तब 0 होती है, ऐसा नहीं है, वी जस्ट वर्क इट आउट, ठीक है। सी में जब गिरती है कोई ना कोई वेलोसिटी है, जब पहले शुरू करती है तब भी कोई ना कोई वेलोसिटी है और बीच में 0 होना है, ठीक है। सो सी में बीच में यहाँ पे कहीं भी वी आर एक्सपेक्टिंग इधर होता कोई पॉइंट, जो ऐसा नहीं था। सो सी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसके अलावा ए को देखोगे, ए जो है वो बोल रहा है 0 हो रही है वेलोसिटी, बी को देखोगे, बी बोल रहा है 0 हो रही है वेलोसिटी, डी को देखोगे, डी भी बोल रहा है 0 वेलोसिटी। अच्छा, ना अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है एक पॉजिटिव वेलोसिटी, एक नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि जिस वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ द मोशन में बोल रहा हूँ पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें खुद देख लोगे कि आपके पास इन ए और बी मेरे पास पॉजिटिव वेलोसिटी नहीं है, डी में है, ठीक है। तो चलो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, डी में पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ए और बी को काट लोगे, हो सकता है आपने कन्वेंशन गलत ली हो, ठीक है, हो सकता है आपने उल्टी ले ली हो कन्वेंशन, एग्जामिनर ने किसी और तरीके से ग्राफ दिया हो, ठीक है, एंड यू कैन वर्क दैट आउट। अच्छा, जो भी था, हमें ये पता है कि पहले वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड्स है और बाद में वेलोसिटी क्या होनी है, बाद में वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होनी है, और ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्पीड होती तो फिर हम उसको नेगेटिव में लिखते, हम उसको वहीं रखते, स्केलर क्वांटिटी को पॉजिटिव में रखते, लेकिन वेलोसिटी है तो हमें उसको पॉजिटिव नेगेटिव इसमें दोनों में दिखाना जरूरी है। और क्यों दिखाना जरूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पहले ऊपर एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और बाद में नीचे की तरफ हो गई, तो ज़ाहिर बात है उन दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ साइन का डिफरेंस। डी में देखोगे, डी दिखा रहा है पहले वाली वेलोसिटी पॉजिटिव थी, बाद वाली वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो ये तो गलत हो गया। इवन इफ मैं ये नहीं करता, ठीक है, इवन इफ मैं कन्वेंशन जो है वो ऑपोजिट लेता, अगर मैं डाउनवर्ड इज पॉजिटिव लेता, ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाती, ये वाली नेगेटिव हो जाती, ये वाली पॉजिटिव हो जाती। स्टिल देयर शुड बी द ग्राफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन चेंज होना लाजमी थी, राइट।
सो डी इज डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि उसमें डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो आई होप अब नजर आना शुरू होगा कि उन्होंने जो कन्वेंशन ली है वो हमारे उससे ऑपोजिट ली है, हमारा वो भी मिट गया। सो ये वाली जो वेलोसिटी है वो है नेगेटिव, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यू कन्वेंशन, ठीक है। एंड आई होप यू कैन मेक आउट, डी भी गलत है। लेट्स जस्ट सी, एक और चीज देख लो, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द स्टोन, ठीक है। एक की स्ट्रेट लाइन है, एक की कर्व लाइन है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस जब एक्ट कर रही है तो यू कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, नो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, राइट। देयर इज नॉट g equals to 9.81 acting on the stone, there is an acceleration that is constantly changing क्योंकि हवा उसको चेंज करे जा रही है, ड्रैग फोर्स डेवलप होती है, वो उसको काटने की कोशिश करती है, वो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करती है वेट को, ठीक है। जब भी एक्सीलरेशन चेंज करेगी तो देयर इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट m नहीं हो सकता, ठीक है। कांस्टेंट m मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं हो सकता, देयर इज नॉट अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट वाला आंसर हमारा गलत है। b शुड बी द करेक्ट आंसर व्हिच इज शोइंग यू कि साइन भी चेंज हो रहा है और ग्रेडियंट भी कांस्टेंट नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है, सो देयरफॉर इट इज बी, ठीक है। एक्चुअली मूविंग ऑनवर्ड्स, ओके, हमारा काइनेमैटिक्स खत्म हो गई है, वी आर गोइंग टू बी सीइंग सम अदर टॉपिक्स में भी जिसमें ये सवाल आता है, एंड लेट्स ट्राई टू डू देम। द ग्राफ शोज हाउ द मोमेंटम ऑफ अ मोटरसाइकिल चेंजेस विद टाइम, मोमेंटम है अगेंस्ट टाइम ग्राफ, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मोटरसाइकिल, ठीक है। रिमेंबर दिस, आपके कोर्स में बहुत सारे रेट चेंज हैं, ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दोज रेट चेंजेस क्योंकि वो आपको एक एरियल ग्राफ बताते हैं और आपको एक ग्रेडियंट वाली चीज बारे में चीज बताते हैं, ठीक है। सो यू हैव ए फॉर्मूला दैट इज द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, वो होगा फोर्स। तो इफ आई वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ दैट विल बी फोर्स। सो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, y2 minus y1, दिस पॉइंट इज 10,5000 and that point is 0,0, ठीक है। so 5000 minus 0 upon 10 minus 0, so you are getting a 500, right? So you're getting a 500 newtons acting on the motorcycle, सही है। actually no, this is also a good question. The resultant force acting on an object is slowly increased, ठीक है। Which graph shows the variation with time t of the momentum p of the object? ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये बताने के बाद कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगेन रिकॉल द रिलेशनशिप, क्या क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, वो फोर्स है। सो अब ये देखोगे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोली इंक्रीज्ड, दैट मींस दैट द फोर्स इज बीइंग इंक्रीज्ड आहिस्ता आहिस्ता। व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस दैट द ग्रेडियंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, मोमेंटम टाइम का ग्राफ का ग्रेडियंट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये नहीं बताया कि पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ये भी नहीं बताया कि नेगेटिव ग्रेडियंट है, उन्होंने बताया कि ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है इन क्वेश्चंस, इन ग्राफ्स में इतनी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके, लेट्स ड्रॉ दी टेंजेंट्स एंड देन मेक श्योर कि कौन सा है। अच्छा, इसमें हमारे पास पहली टेंजेंट जो है वो कुछ ऐसे बन रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे बन रही है। सो इसमें आई होप यू कैन सी द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इट्स गेटिंग लेस स्टीप। लेट्स लुक एट बी, बी में वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, फिर हमारे पास इंक्रीज हुआ, फिर हमारे पास और इंक्रीज हुआ एंड देन हमारे पास और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो बी में यस द ग्रेडियंट्स आर गेटिंग स्टीपर, द ग्रेडियंट का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। सो बी लुक्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स आल्सो चेक सी एंड डी। डी को पहले देख लेते हैं, डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कांस्टेंट ग्रेडियंट। कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सो ये तो नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसने बोला है कि फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड लेट्स चेक सी, तो सी का जो ग्रेडियंट है वो भी देख लो, जो ग्राफ का जो ग्रेडियंट है
वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्या होगा, वो डिक्रीज करें, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा स्टीप था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते 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 वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी स्टीपनेस कम हो रही है। सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग, ए इज ऑल्सो रॉन्ग, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो दिखा रहा है ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग, ठीक है। एक्चुअली okay, again, a constant resultant force acts on an object in the direction of the object's velocity. Which graph could show the variation with time t of the momentum p of the object? ठीक है, तो अब क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपके पास होगा कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। व्हाट डज दैट मीन? दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रॉन्ग, दे आर बोथ कर्व्स। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, सही है। एक्चुअली सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी लेट्स से ऐसी है, आगे की तरफ है, एंड लेट्स से अगर वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर हम उसको कह लें कि वो पॉजिटिव है, हमारी कन्वेंशन उस हिसाब से पॉजिटिव है, यानी मतलब दिस इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम भी पॉजिटिव है, राइट। बिकॉज वाई बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मोमेंटम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एंड उन्होंने बोला है फोर्स भी मोमेंटम के ही डायरेक्शन, मतलब फोर्स भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यानी फोर्स भी इसके ऊपर आगे की तरफ ही है, ठीक है। द फोर्स इज ऑल्सो आगे की तरफ ही इस पे, सो दैट मीन्स फोर्स भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव ही एक्ट कर रही है। दैट्स द कैच। अब इसमें देख लो कि पॉजिटिव ग्रेडियंट किसका है, आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट सी का आ रहा है, डी का जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। यू गेटिंग अ नेगेटिव ग्रेडियंट जस्ट डायरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो डी का जो है वो एक नेगेटिव ग्रेडियंट है, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस नेगेटिव ग्रेडियंट, और ये क्या है, आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट है। सी इज द करेक्ट आंसर, डी इज रॉन्ग, ठीक है। आई एम आल्सो गोइंग टू राइट दिस ओवर हियर, सो दैट मींस दिस विल बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, नाउ ओके, apparently we're not done with kinematics। हमारे पास kinematics और सवाल है। An object falls freely from rest in a vacuum. The graph shows the variation with time t of the velocity v of the object. Which graph using the same scales represents the object falling in air? ये क्या था, ये वैक्यूम में गिर रहा है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं सेम स्केल्स में एयर में गिरता हुआ ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि ग्राफ की शेप जो है वो कुछ ऐसी होगी, बिकॉज ये हम बहुत दफा कर चुके हैं। हम ग्राफ की शेप ऐसी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप ऐसी होती है, इंक्रीज करती है और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, राइट। सो जस्ट गोइंग टू लेट ड्रॉ थोड़ा सा सही सा ग्राफ, ठीक है। एंड अब वो इस पे एक बहुत अच्छा कैच है। क्या कैच है कि इट्स आस्किंग यू इन द सेम स्केल, मतलब ये जो स्केल्स थी, जैसे 2 4 6 8 इस तरह जा रहा है, तो उधर भी 2 4 6 8 उसी तरह ही से जा रहा है, टाइम भी वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। कोई मैक्सिमम आउट नहीं है, कोई जूम आउट नहीं है, कोई जूम इन नहीं है, वही स्केल्स है, वही उसी में ही प्लॉट कर रहे हैं दोबारा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ए इज रॉन्ग क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखा रहा है, तो वो गलत है, वो ग्राफ नहीं है। डी भी गलत है क्योंकि डी दिखा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करे जा रही है, कांस्टेंट नहीं हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज ही करे जा रही है, दैट इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब हमें बी और सी में से चूज करना है, तो रिमेंबर दिस, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो वो क्या करेगी, वो एनर्जी जाया करती है, राइट। एयर रेजिस्टेंस विल वेस्ट एनर्जी, डेफिनेटली विल वेस्ट एनर्जी। तो वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी पहले आपको मिलती थी अब उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब उस वेलोसिटी तक आप राइज नहीं करोगे जिस वेलोसिटी पहले पहुंच गए थे उतने टाइम में, ठीक है। इफ यू रीच टू दिस वेलोसिटी इन दिस टाइम, तो यू कैंट रीच विद एयर रेजिस्टेंस टू द सेम वेलोसिटी इन द सेम टाइम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, एयर रेजिस्टेंस वेस्ट्स एनर्जी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस जाया करती है एनर्जी को, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी को भी कम करती है। एयर रेजिस्टेंस मतलब इट टेंड्स टू वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, एयर रेजिस्टेंस का काम ये है, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस जब जाया कर रही है एनर्जी, तो हाउ कैन द वेलोसिटी बी द सेम एट द सेम टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी जो है वो उसी वैल्यू पे पहुंच जाए एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो लेट्स फॉर एग्जांपल से इफ दिस वाज v और ये भी अगर वो v कह रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग,
इट कैन नॉट बी बी बिकॉज एनर्जी लॉस. ठीक है, जस्ट गोइंग टू राइट दिस डाउन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एनर्जी लूज होगी. तो ग्राफ वही है बट कम वैल्यू में बनेगा डेफिनेटली बिकॉज आपकी एनर्जी लूज होने की वजह से आपकी वेलोसिटी भी उतनी नहीं इंक्रीज होगी. देख लो कितने जो है वो फ्री फॉल के सवाल आ रहे हैं. नाउ लुक एट दिस अगेन. अ स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू द एयर. द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी. ठीक है, which graph shows the forces acting on the sphere when it is at the velocity corresponding to point P on the graph. Actually, now if you see point P, तो velocity time graph है. Point P आपको कुछ ऐसा मिल रहा है. ठीक है, the gradient at point P is not zero. ठीक है, नाइदर वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे मतलब इनिशियल पे 9.81 पे होता है. जैसे ही फॉल करना शुरू, जब फॉल करना शुरू करता है तब तो उसमें सिर्फ उसका वेट ऐड कर रहा है. ठीक है, तो वो भी नहीं है. कहीं बीच का पॉइंट है जहां पे आपकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है. ठीक है, ओके. नाउ ड्रैग फोर्स जो है, जस्ट रिमेंबर दिस, ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है लेकिन कहां तक इंक्रीज करती है? इंक्रीजेस टू इक्वल द वैल्यू ऑफ वेट. उसके बाद और इंक्रीज वो नहीं कर सकती है. ठीक है, क्यों नहीं करती? अगेन वी कैन चेक आउट दैट वीडियो. ठीक है, बट विल नॉट इंक्रीज मोर देन द वेट. इंक्रीज करती है, वेट तक इंक्रीज करती है, वेट से ज्यादा इंक्रीज नहीं करती है. ठीक है, एक्चुअली सो एट दिस पॉइंट बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है कि वेट जो है वो आपका ड्रैग फोर्स से अभी बड़ा है. ठीक है, क्यों? बिकॉज आपके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है. कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि ड्रैग फोर्स और वेट बराबर नहीं हुए अभी तक. ड्रैग फोर्स अभी वेट से कम है. ठीक है, सो लेट्स सी इसमें से कौन सा होगा हमारा. सो आई होप यू कैन सी कि डी तो गलत होगा. ठीक है, क्योंकि डी ये दिखा रहा है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेट से ज्यादा हो गई है. ठीक है, ये नहीं है. अभी तक वो जो है हम उस रियाम में नहीं घुसे हैं कि पैराशूट खुला है कि नहीं खुला. वो बात हुई, एयर रेजिस्टेंस अभी वेट से बड़ी नहीं हो सकती है. ठीक है, वो पैराशूट खुलने के बाद वाली कहानी होती है, विच आई डोंट नो. ये पैराशूट इसकी बात कर रहे हैं, स्फेयर की बात कर रहे हैं. स्फेयर के अंदर पैराशूट नहीं होता. ठीक है, तो उसकी एयर रेजिस्टेंस वेट से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, ना है. ठीक है, डी इज रॉन्ग. ओके, फिर बी दिखा रहे हैं सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है. ऐसा भी नहीं है. वेट सिर्फ जब एक्ट कर रहा होता है जब आपके बिल्कुल स्टार्ट में होगा. जब बिल्कुल स्टार्ट करी जर्नी तब वेट होगा सिर्फ. ठीक है, उसके बाद ड्रैग फोर्स बनना शुरू जाती है बिकॉज आपकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू जाती है. सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, नाउ ए और सी में से देखेंगे तो ए क्या दिखा रहा है? ए दिखा रहा है एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल है. वो भी गलत हो गया. एयर रेजिस्टेंस और वेट अगर इक्वल होते तो नेट फोर्स जीरो होती, एक्सेलरेशन जीरो होती. ठीक है, वो किस पॉइंट पे होता है? वो होता है इस पॉइंट पे जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो गई है. राइट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज शोइंग यू कि वेट तो वही है वैल्यू, एयर रेजिस्टेंस बढ़ गई है. इतनी नहीं बढ़ी कि वेट को कैंसिल कर ले, लेकिन है. और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज्ड है फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ 9.81. ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट दिस अगेन. अगेन देख लो, फ्री फॉल का सवाल है. अ लाइट बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर. ठीक है, एक क्या कहेंगे, लाइट बॉल. ओके, सॉरी. अच्छा, a light ball is falling vertically through air. The variation with time t of the resistive force Fr acting on the ball is shown. Actually, at which times are the speed of the ball zero, the speed at a maximum, and the acceleration zero? Actually, now इसमें ये देख लेना कि ये रेजिस्टिव फोर्स की बात करें. रेजिस्टिव फोर्स अगेंस्ट टाइम, यानी एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ है अगेंस्ट टाइम. इट इज नॉट द नेट फोर्स, इट इज नॉट द वेट, इट इज नॉट द एक्सेलरेशन. क्या है? ये सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स की बात करें. ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स जो ड्रैग फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है इन फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, वो क्या होती है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शुरू करता है अपना मोशन, तो जब वो शुरू करता है उसके तब तो कोई वेलोसिटी नहीं होती, तब ड्रैग फोर्स में कुछ नहीं होती. लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरना शुरू होता है तब उसके बाद ड्रैग फोर्स जो है इंक्रीज करना शुरू होती है और इंक्रीज होती है. एक पॉइंट आता है कि ड्रैग फोर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो वेट को कैंसिल आउट करना शुरू होती है, उसके बाद और इंक्रीज नहीं होती है. राइट, सो यही हो रहा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रही और एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गई, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि वो वेट के इक्वल हो गई है. सही है. अच्छा, नाउ दे आर आस्किंग यू कि आपके पास कब जीरो स्पीड थी. जीरो स्पीड तब होगी जब आपने बिल्कुल शुरू किया मोशन. राइट, तभी जीरो स्पीड होगी. तो दैट मीन्स द जीरो स्पीड इज एट t1. सही है. एक्चुअली मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी?
मैक्सिमम स्पीड वहां पे होगी जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गए, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वो यही है ना कि आप टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाते हो, इट्स लाइक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाते हो, उससे ज्यादा और इंक्रीज नहीं कर सकते, वो आपकी कांस्टेंट मैक्सिमम है, राइट। सो इट शुड बी एट t2। एंड जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होती है, जीरो एक्सेलरेशन भी वहीं पे ही होती है जहां पे आपके पास जो है जहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी, जीरो एक्सेलरेशन वहीं पे ही होगी जहाँ पे आपकी ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो इक्वल हो गए। ड्रैग फोर्स और वेट कहाँ पे इक्वल होंगे इस ग्राफ में, कैसे पता चलेगा, जहाँ पे आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। व्हेन योर वैल्यू फॉर द ड्रैग फोर्स हैज बिकम कांस्टेंट, सो तब आपका इसका मतलब है क्या है, आप अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच चुके हो, ठीक है। तो उस पर क्या मतलब होगा, उस पर बेसिकली मतलब ये है कि यू हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी t2 एंड b, ठीक है। अच्छा ना, अगेन स्ट्रांगली एडवाइज गो वॉच दैट वीडियो, उसमें से उसको देख लोगे, अभी देखोगे कोई सवाल कहोगे फौरन से आंसर वहां पर चल गया, यही है, ठीक है, बिकॉज वही फॉलो कर रहा है। बट अगेन फ्री फॉल में एक पैराशूटिस्ट को फेंक दिया, ठीक है। अब हमने पैराशूट को फेंक दिया और वो कुछ देर खुल जाने के बाद फिर अपना पैराशूट खोल लेता है, ठीक है। अच्छा, इफ यू लुक एट इवन इफ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कि वो जब गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और पहले वो अपनी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा, पहली कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। सिर्फ अगर उसको भी देखोगे तो यू विल ओनली सी दैट ए इज मैचिंग अप विद दैट, ठीक है। सिर्फ ए में ही यही हो रहा है कि वो गिर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है और फिर कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है उसके पास। बाकी किसी में भी वो वाला शेप ही नहीं है जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर ऑटोमेटिकली रॉन्ग। दूसरी बात ये देखोगे, जब वो पैराशूट खोलता है, ठीक है, व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट, ठीक है, व्हेन दिस पर्सन विल ओपन द पैराशूट, तब उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिर जब ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसका वेट वही है, तो उसमें नेट फोर्स क्या हुई, उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है। बेसिकली पहले नेट फोर्स जो थी वो इसी की डायरेक्शन में थी, डाउनवर्ड्स थी, और इवेंचुअली खत्म होते 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 वो जीरो तक पहुंच जाती है। पैराशूट खोलने के बाद ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ बहुत बढ़ जाती है और वो क्या रहती है, वो एक नेगेटिव फोर्स बन जाती है, ऑपोजिट टू पहले वाली फोर्स, राइट। उसकी वजह से व्हाट शुड यू हैव, यू शुड हैव ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर इवेंचुअली आपने फिर एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेनी है, ठीक है। सो अगेन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज गो वॉच दैट वीडियो, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ओवर द आई थिंक द कोर्स ऑफ 20 मिनट्स या व्हाट समथिंग लाइक दैट। सो गो वॉच दैट वीडियो, एक दफा देख लोगे खुद ही देख लोगे कितने हमने क्वेश्चंस कर लिए उनमें से आई थिंक आई गेस 50% ऑफ क्वेश्चंस तो यही थे फ्री फॉल वाले, ठीक है। So you'll see that and you'll understand that really really well. Okay, now this is a good question. I'm going to discuss that in bit more detail. पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। An electrical generator started at time 0. The total electrical energy generated during the first 5 seconds is shown in the graph, ठीक है। First 5 seconds में जो electrical energy बन रही है वो उन्होंने ग्राफ में दिखा दी। What is the maximum electrical power generated at any instant during these first 5 seconds? Okay. Now, energy time graph दिया हुआ है। Recall another relationship. That power is the rate of change of work. ठीक है, power is the rate of change of work. Okay, that means कि अगर मैं work या energy ग्राफ बनाऊं अगेंस्ट टाइम तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट होगा पावर। वो पूछ क्या रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर पूछ रहे हैं, so they're basically asking for the maximum gradient, right? So we just need to see कहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है। नाउ यू कैन सी आपके पास जो है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो है वो इधर आ रहा है, राइट। सो लेट्स वर्क आउट द मैक्सिमम ग्रेडियंट का वो। सो इफ यू सी दिस पॉइंट इज 3,40 and that point is 2,10. So 40 minus 10 upon 3 minus 2, so that gives me 30 upon 1, that is 30 watts. So the answer would be C. ठीक है, easy peasy. I hope there is no problems in this either. Okay. Now, this question is particularly nice. ठीक है, targets a bit more of a different thing. इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, इस पर जाऊँगा। A rigid hollow sphere is immersed deep in water. ठीक है, एक hollow sphere को पानी के अंदर डाला और छोड़ दिया. It experiences an upthrust which propels it upwards to the surface of the water. Which graph best shows the variation with time t of its upward velocity v? ठीक है,
ओके चलिए, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से कि ये इतने में ये पूरा मतलब समझ लो कि ये आपकी पूरी लेट्स ड्रॉ इट टिल ओवर हियर, ये आपकी पूरी जो है ये पानी है, ठीक है, दिस इज ऑल ऑफ द वाटर, और समझ लो ये वो बॉडी है जिसके अंदर हमने जो है वो उसको स्फेयर को इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। तो आई पुट दिस स्फेयर ओवर हियर, बिल्कुल यहाँ पे नीचे रखा और उसको पे छोड़ दिया, सही है। ओके, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज के अपथ्रस्ट एक्ट करना शुरू करती है फॉरन से अपवर्ड, ठीक है, you'll have big upthrust acting upwards, ठीक है। so the upthrust starts acting upwards और obviously इसके ऊपर इसका weight है, ठीक है, but I hope we all agree कि अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रही है, अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू, तो उसका मतलब ज़ाहिर बात ये है कि अपथ्रस्ट वेट से बड़ा है, लाजमी बात है इस पॉइंट पे कि अपथ्रस्ट वेट से बड़ा है, जब भी वो वेट को कैंसिल आउट करके फिर भी एक ऊपर की तरफ फोर्स बच रही है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है बॉल को, ठीक है, जो स्फीयर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। सो द अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट, और वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा जब जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ओके। लेकिन जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ऑल्सो रियलाइज दिस कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, होगी जीरो, ठीक है, कोई स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी नहीं, कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी इसकी होगी जीरो। इसको हमने लिटरली रेस्ट से छोड़ा, ठीक है, इसको हमने नीचे वहां पे रखा और उसको छोड़ दिया, तो ये रेस्ट से इसने शूट अप किया, ठीक है। अच्छा नाउ सो इफ यू सी कौन कौन से ग्राफ्स आपको रेस्ट से शूट अप करवा रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी सी, इट्स नॉट गोइंग टू बी डी, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से होंगे, ए और बी ही होंगे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा जो हमारा बिल्कुल टर्मिनल वेलोसिटी की जैसा लग रहा है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब ये बॉल, जब जो भी है स्फीयर वगैरह जो भी बॉल है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो प्रॉब्लम ये है कि सॉरी गॉट रियली क्वाइट, प्रॉब्लम ये है कि इसकी वेलोसिटी होना शुरू होगी इंक्रीज। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी तो उसका मतलब क्या है, ड्रैग फोर्स क्या करती है, ड्रैग फोर्स फ्लूइड में होती है और वो मोशन को रेजिस्ट करती है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, और वो क्या करती है, वो हमेशा अपोज करती है मोशन को, सो यू विल हैव ए ड्रैग फोर्स दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग। अब आ गया मसला, ड्रैग फोर्स जब बनना शुरू हुई तो वो अब अपथ्रस्ट को आहिस्ता 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 कैंसिल आउट करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, राइट, आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल आउट करती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब आपकी अपथ्रस्ट जो है वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा होगा ड्रैग फोर्स से और वेट से, राइट। सो एक पॉइंट हमारे पास जरूर ऐसा आएगा, वेलोसिटी इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि आपकी जो है ड्रैग फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि वेट और ड्रैग फोर्स प्लस होके क्या कर रहे होंगे, वो जो है जो आपकी नेट फोर्स है जो आ रही है अपथ्रस्ट माइनस वेट माइनस ड्रैग फोर्स से, ठीक है, अपथ्रस्ट में से दोनों जो नीचे वाली हैं वो माइनस हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि वो जीरो आना शुरू, जब वो जीरो आना शुरू जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जानी चाहिए, राइट। सो बेसिकली योर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू अ वैल्यू ऑफ जीरो, यानी ग्रेडियल ग्राफ शुड बी डिक्रीजिंग टू अ वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है। एंड इफ यू सी तो आपका ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ पहले वाले में ही सिर्फ डिक्रीज कर रहा है टू अ जीरो, एंड में यू शुड हैव अ जीरो ग्रेडियंट। बी इज शोइंग अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन व्हिच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और वो कैंसिल आउट करती जाएगी, ठीक है। सो बी इज देयरफॉर रॉन्ग, सही है। अच्छा जी, नाउ गुड थिंग इज वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग, एंड बिलीव मी मैंने 16 to 22 जितने सवाल थे मैंने वो सब इधर कंपाइल करे थे फॉर यू गाइस, ठीक है। तो जो रेट चेंज और एरिया ग्राफ वाले सवाल थे वो सब मैंने इधर करे हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, ये कर लेंगे और आई होप कि यू गाइस कैन आल्सो डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग दैट इज टू हार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी ये चीज़ पता जाती है तो फिर एवरीवन स्टार्ट डूइंग देम ऑन देयर ओन, बट माय एम वाज टू जस्ट टीच यू। अच्छा, when sound travels through air, the air particles vibrate. A graph of displacement against time for a single air particle is shown. ठीक है, एक सिंगल एयर पार्टिकल का उन्होंने डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम ग्राफ दे दिया है, ठीक है। एंड देयर नाउ आस्किंग यू वेरी वियर्डली
काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ओके, दैट इज अ प्रॉब्लम। मांग क्या रहे हैं हमसे? हमसे मांग रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम है, पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी। दैट्स वेरी गुड। ओके, लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हो कि वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपकी वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या हुआ? वो वेलोसिटी होगी, है ना? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट की पॉइंटर्स। की पॉइंटर्स क्या? अगर इसमें देखोगे ग्राफ में, तो इधर ग्रेडियंट जीरो है, इधर भी ग्रेडियंट जीरो है, इधर भी ग्रेडियंट जीरो है, इधर भी ग्रेडियंट जीरो है, और इधर भी ग्रेडियंट जीरो है। ओके, दैट्स नाइस। सो दैट मीन्स कि इधर वेलोसिटी जीरो होगी, इधर वेलोसिटी जीरो होगी, इधर वेलोसिटी जीरो होगी, इधर वेलोसिटी जीरो होगी, और इधर वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, एंड यू ऑल्सो नो कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो दी जाती है हाफ एम वी स्क्वायर से। अगर वी स्क्वायर जीरो हो गया, ठीक है, जीरो स्क्वायर जीरो ही होगा, वी स्क्वायर अगर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो भी जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इधर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इधर भी 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 काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वहां पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो शुरू में लेट्स तो पहले ही देख लेना, शुरू हमारा ग्राफ कहां से शुरू होना चाहिए? वो काइनेटिक एनर्जी जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ए इज गोइंग टू बी रॉन्ग एंड सी इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। ओके, देन हमारे पास तकरीबन टी के बीच में वी शुड हैव अ जीरो का पॉइंट, ठीक है। तो टी के बिल्कुल बीच में वी शुड हैव अ जीरो का पॉइंट। देख लो, डी दे रहा है जीरो का पॉइंट, ठीक है। फिर टाइम टी भी हमें जीरो मिलना चाहिए, तो टाइम टी भी हमें जीरो मिल रहा है, सही है। अच्छा जी, और टू टी और टी के बीच में जीरो होना चाहिए, तो टू टी और टी के बीच में भी जीरो है, और टू टी पर भी जीरो होना चाहिए, तो टू टी पर भी जीरो है। देयरफॉर द ऑप्शन, द आंसर डी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, क्योंकि आपको दो पॉइंट्स पे जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ओके, so we're done with these questions, the rate of change वाले questions, ठीक है। I hope समझ में आया, I hope I was able to explain these questions. There are a lot of types of questions जो पुराने सालों में हैं, and you should definitely see, and there's a lot of rate change और area in the graph के relationships in your course, ठीक है। For example, current और charge का भी है, ठीक है। So जैसे हमने power और work का देखा, there's a lot of जो है वो questions on this matter. तो बट दीज वर ऑल द 16 to 22 जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो उनकी सबकी कंपाइलेशन थी, एंड दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ द ग्राफिकल क्वेश्चंस दैट यू कैन बी आस्क्ड कि रेट ऑफ चेंज और एरिया ग्राफ से जो आप समझ सकते हो, जो आप मीनिंग निकाल सकते हो, वो आप निकाल के दो, ठीक है। सो आई होप दिस वाज क्लियर, एंड आई एम गोइंग टू सी यू very soon with the other types of your graphical questions. Next up would be कौन से ऐसे ग्राफ्स हैं जो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो we'll be doing that next time. See you later.